हेलो बच्चों, तो आज जो है फार्माकोकाइनेटिक्स का पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था एब्जॉर्प्शन, ठीक। लेकिन एब्जॉर्प्शन क्या काफ़ी बड़ा टॉपिक है। इवन बोला जाए तो सबसे मेन टॉपिक आता है एब्जॉर्प्शन, और एब्जॉर्प्शन का ही पार्ट होता है बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी मीन्स टिश्यूज़ के लिए जो काम ड्रग का है वो ड्रग कितनी अवेलेबल है। मीन्स बायो अवेलेबिलिटी का मतलब यही है कि जो काम बायो मीन्स जो काम लिविंग टिश्यूज़ में जाके उसको करना है उसके लिए कितनी ड्रग अवेलेबल है। मतलब इससे ये समझो कि क्या बोलता है, फ्रैक्शन ऑफ डोज का जो फ्रैक्शन आपने लिया है, ड्रग दैट एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिचेज कहाँ पहुँचता है, अनचेंज फॉर्म इन सिस्टमिक सर्कुलेशन इज कॉल्ड बायो अवेलेबिलिटी। मीन्स ड्रग का जो पार्ट हमने लिया, जो हमने क्या किया, एडमिनिस्टर किया, जो भी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रहा हो, जिससे भी एडमिनिस्ट्रेशन किया, उसके बाद क्या हुआ, एब्जॉर्ब होने के बाद अनचेंज फॉर्म में जितना सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचा, मीन्स आपने चाहे जितनी डोज ले ली हो, लेकिन रियल में बायो अवेलेबिलिटी कितनी होगी, जो वहाँ पे अनचेंज फॉर्म में जो ड्रग है, पैरासीटामॉल है, जो पैरासीटामॉल के ही फॉर्म में, भाई ड्रग तो बहुत बड़ी होती है, 1 ग्राम की ले ली हमने, ठीक, लेकिन अनचेंज फॉर्म में कितनी पहुंची सिस्टमिक सर्कुलेशन तक, दैट इज बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए इस वीडियो में हम बायो अवेलेबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। फिर उसका नेक्स्ट वीडियो में मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन की बात करेंगे, ठीक। इस तरह से फार्माकोकाइनेटिक्स हमारा पूरा हो जाएगा 3 लेक्चर्स में। थोड़ा सा और समझते हैं दूसरी लैंग्वेज में। बायो अवेलेबिलिटी रेफर्स रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, किस रेट से और कितना अमाउंट में एब्जॉर्ब हो रहा है, दैट इज फ्रॉम कहाँ से, डोजेस फॉर्म से, कितना रेट में एंड कितने अमाउंट में एब्जॉर्प्शन हो रहा है। एब्जॉर्प्शन हो रहा है कहाँ से, फ्रॉम डोजेस फॉर्म, जो हमने डोज ली है, चाहे सिरप से ली हो, चाहे टैबलेट से ली हो, चाहे कैप्सूल से ली हो, चाहे इंजेक्शन से ली हो। बायो अवेलेबिलिटी निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला दिया है बुक में, क्वांटिटी ऑफ ड्रग रीचिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन। Quantity of drug reaching the systemic circulation divided by quantity of drug administer means कितनी क्वांटिटी हमने ड्रग की ली और कितनी क्वांटिटी ब्लड में पहुंची। अगर मल्टीप्लाई बाय आप 100 कर दोगे तो कितना % बायो अवेलेबिलिटी है वो निकल के आ जाएगा। जैसे अगर आईवी रूट की बात करें, तो आईवी रूट में क्या होता है, अगर हमने मान लिया 10 ml ड्रग हमने इंजेक्ट की है, तो उसको हम इंजेक्ट ही सीधा क्या वेन में करते हैं, सीधा सिस्टमिक सर्कुलेशन में करते हैं, तो क्या होगा, 10 ml ड्रग पहुंच जाएगी कहाँ, सिस्टमिक सर्कुलेशन में, और मल्टीप्लाई बाई 100, तो 10 से 10 कट गया, बचा 1, और 1 मल्टीप्लाई बाई 100 यानी कि 100%। यानी कि आईवी रूट का जो बायो अवेलेबिलिटी होगा दैट इज़ 100%। मीन्स कहीं पे भी उसका बीच में मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ है। यही होती है बायो अवेलेबिलिटी। कितनी ड्रग मीन्स जो ड्रग आपने ली किसी भी मात्रा में, जो ली और एब्जॉर्ब होके जो ब्लड में पहुंची, डिवाइड बाई जो ली, जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जितना पार्ट पहुंच गया उसको डिवाइड करो
टोटल कितनी ड्रग इनटेक की आपने, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, परसेंटेज बायो अवेलेबिलिटी समझ में आ जाएगा। ठीक, इसीलिए देखो दिया है रेशियो, आईवी का 100%, ओरल का नॉट मोर देन 100%, 100% से कम है। क्यों? क्योंकि ये जाता है कहाँ पे, पूरे डाइजेशन प्रोसेस में, पूरे जीआईटी प्रोसेस में ये जाता है। मींस इनटेक भी होगा, रूट ऑफ में ओरल से हो रहा है ना, इनटेक भी होगा, फिर डिसइंटीग्रेशन भी होगा, डिजोल्यूशन भी होगा, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी होगा, गट में एब्जॉर्प्शन भी होगा। तो इस वजह से 100% पॉसिबल ही नहीं है। अदर रूट, जो अदर रूट्स हैं जैसे इन्हेलेशन है या टॉपिकल है, तो क्या है, इक्वल टू और लेस देन 100%, इक्वल टू और लेस देन 100%। ठीक, तो ये है रेशियो, एक एज्यूम्ड रेशियो है किसका, बायो अवेलेबिलिटी का। बात समझ? जितना अमाउंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब हुआ कहाँ से, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एंड रीचेज इन एन सिस्टमिक अनचेंज फॉर्म इन सिस्टमिक सर्कुलेशन। मीन्स जो टैबलेट आपने खाई वह एब्जॉर्ब होके सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंची, दैट इज बायो अवेलेबिलिटी। इसी रेट को बायो अवेलेबिलिटी बोलते हैं, और वो बायो अवेलेबिलिटी के रेट को निकालने का ये फॉर्मूला है, क्वांटिटी ऑफ ड्रग रीचिंग सिस्टमिक सर्कुलेशन डिवाइड बाय क्वांटिटी ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर्ड। जैसे अगर सिंपल सा बात की जाए, देखो यहाँ पे ये टैबलेट है, एक जस्ट फिगर बना टैबलेट है, ये है आपका कैप्सूल। इसकी जगह कुछ और भी हो सकता है, कुछ भी आप एज्यूम कर लो। सबसे पहले क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन। ठीक, डिसइंटीग्रेशन होके छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या है, ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद ग्रेन्यूल्स में, छोटे छोटे फाइन पार्टिकल में, ये ग्रेन्यूल बन गया, उसके बाद फाइन पार्टिकल्स में। ठीक, यहाँ से डिजोल्यूशन स्टार्ट होगा। जब ये पूरा कंप्लीट होगा तब भी डिजोल्यूशन होगा, जैसे मुंह में गया। उसके बाद पार्टिकल्स में ब्रेक हुआ, यानी डिसइंटीग्रेशन हुआ, फिर भी डिजोल्यूशन का पार्ट, फाइन पार्टिकल का। जब कंप्लीट डिजॉल्व हो जाएगी तो क्या होगा, ड्रग इन सॉल्यूशन एट एब्जॉर्प्शन साइट, यानी कि डिजॉल्व होके एब्जॉर्प्शन साइट पे, यानी कि पूरी तरह से डिजॉल्व हो गई। अब ये ब्लड में जाने के लिए तैयार है। ठीक भाई, सबसे पहले ड्रग या कैप्सूल लिया, डिसइंटीग्रेट होगा, फिर डिजॉल्व होगा। डिजॉल्व होने के बाद ये एब्जॉर्प्शन साइट पे, जहाँ से ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाए, या तो आयनिक फॉर्म में होगा या नॉन आयनिक फॉर्म में होगा, या किसी कैरियर के साथ बाइंड हो जाएगा। ठीक, ये क्या है, ये है जीआई यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का ल्यूमेन, ये है जीआई का बैरियर यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का बैरियर। यही बैरियर रोकता है, बीच का बैरियर है ब्लड में जाने से। तो नॉन आयनिक ऐसे और ये ऐसे, ये दोनों इंटरचेंज होते रहते हैं आपस में। इसी बैरियर को क्रॉस करके नॉन आयनिक ड्रग और आयोनिक ड्रग कहाँ पहुँच जाती है, ब्लड में। इनमें आपस में इंटरचेंज चलता रहता है इसी तरह से। बात समझ आई? तो जो पोर्शन यहाँ पे पहुँच गया, दैट इज द पार्ट ऑफ बायो अवेलेबिलिटी। मीन्स यहाँ पे पहुँच गया, अब एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो गया। एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो गया ना भाई, अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग कितनी है, कितनी है अवेलेबिलिटी ड्रग जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रेडी है, जो ब्लड में है वही तो है, या वो नहीं है जो हमने यहाँ से इनटेक की। इनटेक तो हमने ज़्यादा की, लेकिन क्या यहाँ पूरी पहुँची, नहीं पहुँची। रास्ते में बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं। ठीक, बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, एंड्रेंस हैं, वहाँ से गुजरते गुजरते जितना यहाँ पहुँचा वही तो अवेलेबल है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक, तो ये बात हुई। दूसरा, 2-3 ड्रग के एग्जांपल्स, ये देखो 3 कलर से दिखाया गया है, 3 कलर से दिखाया गया है, तीनों अलग अलग ड्रग्स हैं। जस्ट एग्जांपल मैंने लिया है इसको। तो वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है, प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन। प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे, इन ब्लड, प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड। और इधर क्या लिया है वाई एक्स एक्सिस पे, टाइम। ठीक, जो ए ड्रग है, देखो ब्लू से ए ड्रग है, ब्लैक से सी वाली है,
और रेड से बी ड्रग है। जो ए ड्रग है, अब ये देखो, ये जो है ये थेरेपेटिक कॉन्सेंट्रेशन है, मीन्स इतना पहुंच जाएगा अगर, थेरेप्यूटिक कॉन्सेंट्रेशन, ठीक, थेरेपेटिक कॉन्सेंट्रेशन हो गई। और ये जो है ऐसे, ये है आपका थेरेपेटिक इंडेक्स। क्या है? थेरेप्यूटिक इंडेक्स। अगर डोज ज़्यादा हो गई, यहाँ पे पहुँच गई, तो ये क्या है? टॉक्सिक लेवल। क्या है? टॉक्सिक लेवल। ठीक, इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा देखो, ऐसे है ना? तो 3 ड्रग ले ली गई, 3 कलर की। मैं भी पेन ले लेता हूँ तीनों। ये जो है क्या है? थेरेपेटिक कॉन्सेंट्रेशन है, थेरेप्यूटिक कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, पहली ड्रग है, ये पहुंची। ठीक, दूसरी ड्रग है, ये है, और तीसरी ड्रग है, लाल से बना दी ये। ठीक, ये हो गई ए, ये हो गई बी, ये हो गई सी। ये है प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन, प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन, और ये टाइम। और ये है तुम्हारा आपका क्या है? टॉक्सिक लेवल। लेवल है टॉक्सिक लेवल, और थेरेपेटिक कंसंट्रेशन के बीच को बोलते हैं थेरेपेटिक इंडेक्स। थेरेपेटिक इंडेक्स। देखो, ग्राफ समझना बहुत जरूरी है। जब भी आए, अगर ये ग्राफ आपने समझ लिया, ठीक, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। अब एक ड्रग दी गई, इसका एब्जॉर्प्शन हुआ, एब्जॉर्प्शन होके इसकी बायो अवेलेबिलिटी कहाँ पे? ये थेरेपेटिक आपका क्या है? कॉन्सेंट्रेशन इसके ऊपर। मीन्स देखो, इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर अगर एब्जॉर्प्शन हुआ, अवेलेबिलिटी ड्रग की हुई, तब तो थेरेपेटिक वैल्यू देखने को मिलेगी। इससे नीचे है अगर, तो नहीं देखने को मिली। इसीलिए डोज डिसाइड की जाती है। किसी को 500 mg पैरासीटामोल दी जाती है, किसी को 650 mg दी जाती है, किसी को तोड़ के दी जाती है। इसीलिए वेट के हिसाब से ये चेंज होता रहता है। उसके पीछे की वजह यही है, ताकि थेरेपेटिक कॉन्सेंट्रेशन को वो पार कर सके। लेकिन एक्सेस अगर ले लोगे डोज, तो क्या हो जाएगा? टॉक्सिक लेवल हो जाएगा, यानी फिर वो नुकसानदायक शुरू हो जाएगा। ड्रग ली गई, इसका मतलब ये है। और ये होता है, ये है आपका यहाँ पे मैक्सिमम, इसको बोलो सी मैक्स। मतलब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या है? मैक्सिमम है। अगर बात की जाए ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की, तो ये क्या है? ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। क्या है? ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। मीन्स ये जो ब्लू कलर से ड्रग है, ये ड्रग यहाँ से यहाँ तक इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। बेसिकली माना जाए तो ये सिर्फ ये, ठीक, देखने में ये दिख रहा है ना, लेकिन हकीकत ये है, दैट इज द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। वजह, क्योंकि जब तक थेरेपेटिक कॉन्सेंट्रेशन में रहेगा तभी तक वो एक्शन शो करेगा, और उसके बाद ये यहाँ से एलिमिनेशन हो जाएगा इसका। अगर थेरेपेटिक कॉन्सेंट्रेशन के नीचे आ गया तो क्या? ड्यूरेशन ऑफ एक्शन उसका गड़बड़ हो जाएगा। यानी यही, जितनी देर तक ये मेंटेन रखे, मीन्स यहाँ पे आते आते अगेन डोज लेनी पड़ेगी। अगर हम इसकी बात करें, बी वाले की बात कर, सी की पहले बात कर लेते हैं। सी वाले को देखो, इसका क्या है? एब्जॉर्प्शन स्लो है। क्या है? इससे क्या मतलब समझ में आया? स्लो एब्जॉर्प्शन। देखो, ड्यूरेशन तो बहुत बढ़ रहा है, ड्यूरेशन सबसे ज़्यादा है ना? टैबलेट ली गई, लेकिन एब्जॉर्प्शन इतना, क्योंकि अगर बोला जाए तो यानी डिसइंटीग्रेशन में टाइम लग गया,
या डिजोल्यूशन में टाइम लग गया, या सस्टेन रिलीज टाइप का है, जो भी है ये थेरेपेटिक इंडेक्स तक नहीं पहुंचा। अगर थेरेपेटिक कॉन्सेंट्रेशन तक नहीं पहुंचेगा तो थेरेपेटिक इफेक्ट शो नहीं होगा, यानी बायोअवेलेबिलिटी इसकी बेकार है। बी की पॉइंट किया जाए तो बी तो देखो ना ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पहुंच रहा है, ना ड्यूरेशन ज़्यादा है और ना थेरेपेटिक कॉन्सेंट्रेशन के, तो बी को आप बोल सकते हो कि इसका एब्जॉर्प्शन बहुत लेस एक्सटेंट में हुआ, एब्जॉर्प्शन इन वेरी लेस एक्सटेंट, मीन्स इतना ज़्यादा अमाउंट में इसका एब्जॉर्प्शन ही नहीं हुआ कि ये कोई थेरेपेटिक कॉन्सेंट्रेशन तक पहुंचे या थेरेपेटिक इफेक्ट को शो कर सके। ठीक, तो ये बायो अवेलेबिलिटी को शो करता है ग्राफ। बायो अवेलेबिलिटी अगर आपका थेरेपेटिक कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर होगी तो थेरेपेटिक वैल्यू शो करेंगी, थेरेपेटिक इफेक्ट शो करेगा। अगर नहीं होगी, जैसे बी और सी हैं, तो थेरेपेटिक वैल्यू शो नहीं होगी। और वही अगर ज़्यादा हो गया तो टॉक्सिक लेवल पहुंच जाएगा। पूरी तरह से ग्राफ आपकी बायो अवेलेबिलिटी को दर्शाता है। ठीक, कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ मेजर फैक्टर्स हैं जो बायो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। देखो हम ऑलरेडी जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर एब्जॉर्प्शन देख चुके हैं, और बायो अवेलेबिलिटी भी हम वही बात कर रहे हैं कि बायो अवेलेबिलिटी भी वही एब्जॉर्प्शन के बाद जो ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाए, यानी लिविंग टिश्यूज़ के लिए जो अवेलेबल है, दैट इज़ कॉल्ड बायो अवेलेबिलिटी। ठीक, तो वही है कि जैसे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, अगर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में लीवर और इंटेस्टाइन से होते हुए ड्रग गई तो जाहिर सी बात है ढेर सारा मेटाबॉलिज्म तो उसका वहीं हो जाएगा, यानी एब्जॉर्प्शन वैसे ही स्लो हो जाएगा। अगर इफ्लक्स इंटेरोसाइट्स यानी एक्टिव ड्रग ट्रांसपोर्टर ज़्यादा हो गया तो भी ड्रग रिप्लेस हो जाएगी अपनी जगह से। अगर फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी ड्रग की, वो भी एब्जॉर्प्शन को बहुत इफ़ेक्ट करती है। जैसे साइज अगर ज़्यादा हो गया या पोलरिटी ज़्यादा हो गई तो ये क्या हुआ, एक टाइप की ड्रग एक जगह से ही निकल सकती है। जैसे अगर ब्लड ब्रेन बैरियर की स्पेशली बात की जाए तो वहाँ पे जैसे लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स जाती हैं तो वहाँ पे वाटर सॉल्युबल ड्रग्स क्रॉस ही नहीं कर पाएंगी। ठीक, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिपेंड करता है किस रूट से आप ड्रग को एडमिनिस्टर कर रहे हो। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिपेंड करता है बायो अवेलेबिलिटी कितनी होगी। जैसे अगर आईवी के थ्रू दिया आपने तो 100% बायो अवेलेबिलिटी हो जाएगी, ओरल के थ्रू दिया आपने तो बहुत कम हो जाती बायो अवेलेबिलिटी। तो ये बात रही बायो अवेलेबिलिटी के। नेक्स्ट बोर्ड पे हम लोग देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें, किसकी डिस्ट्रीब्यूशन, भाई देखो ADME यही है फार्माकोकाइनेटिक्स, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। एब्जॉर्प्शन की बात हम कंप्लीटली कर चुके हैं, अब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे और जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन की बात करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब देखो, एब्जॉर्प्शन जहाँ पे ख़त्म होता है, एब्जॉर्प्शन का मतलब रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ड्रग लेके ब्लड स्ट्रीम तक, जो ब्लड का एक्सटेंट, ड्रग का एक्सटेंट पहुँचता है यहाँ तक, मीन्स ड्रग के पार्ट को ब्लड तक पहुँचने तक का जो प्रोसेस होता है दैट इज़ कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। ठीक, ये और एब्जॉर्प्शन के बाद यानी ब्लड में अगर ड्रग पहुंच गई है उसके बाद ब्लड से लिविंग टिश्यूज़ तक ड्रग पहुंचने के काम को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। मीन्स ब्लड में पहुंच गया, अब ब्लड से पहुंचना है कहाँ पे, जहाँ पे उसका असर होना है, मीन्स एक्शन टिश्यूज़ पे। ठीक, तो क्या बोलता है, ड्रग एब्जॉर्ब्ड इनटू ब्लड स्ट्रीम, ड्रग एब्जॉर्ब इनटू ब्लड स्ट्रीम, यहाँ तक क्या था एब्जॉर्प्शन। इट मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड, इट मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू इंटरस्टिशियल यानी सेल्स के बीच में, या सेलुलर फ्लूइड्स यानी सेल के अंदर जो फ्लूइड है, साइटोप्लाज्म है, वहाँ पे पहुँचेगी ड्रग। या फिर कह लो इट इज़ द पासेज ऑफ ड्रग, इट इज़ द पासेज ऑफ ड्रग फ्रॉम सर्कुलेशन या फ्रॉम सिस्टमिक सर्कुलेशन टू टिश्यू एंड इट्स साइट ऑफ एक्शन। मीन्स देखो एब्जॉर्प्शन होता था तो क्या होता था, ड्रग जो है हमारे ब्लड में पहुंच जाती थी।
अब ब्लड के बाद टिश्यू में पहुंचेगी और टिश्यू से जहाँ पे उसका एक्शन होना है वहाँ जाके रिसेप्टर से बाइंड होके अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन को शो करना, दैट इज़ द पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मीन्स वहाँ पे जाए और उसके बाद असर को जो शो कर लेगा, उसके बाद क्या होगा, उसका मेटाबॉलिज्म होगा और फिर एक्सक्रीट हो जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया। ब्लड के बाद, ब्लड में तो पहुंच गया था एब्जॉर्प्शन में, ब्लड से टिश्यूज़ तक पहुंचे और टिश्यूज़ से रिसेप्टर तक, ये मीन्स डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना भाई। एक जगह कोई चीज़ रखी हुई है, यहाँ पे पहुंच गई सारी ड्रग, मीन्स ये है गोडाउन। अब पूरे ज़िले, मान लिया दवा का गोडाउन है, अब पूरे ज़िले में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, जितने भी इसके स्टॉकिस्ट हैं, जितने मेडिकल स्टोर हैं, सब जगह दवा पहुंचेगी, उसके अलग अलग चैनल्स हैं, दैट इज़ द पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, यानी ब्लड जो है आपका ये गोडाउन है। अब यहाँ से ड्रग जिसको जितनी ज़रूरत है वहाँ सेंड कर दी जाएगी। इसमें भी अलग अलग फेज़ होते हैं। फर्स्ट फेज़ में क्या होता है, फर्स्ट फेज़ में जो मेन वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे आपका हार्ट हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, लंग्स हो गया, ये सब फर्स्ट फेज़ में इनको दवा यानी ड्रग एडमिनिस्टर करने के फ्यू मिनट्स में ही इन तक ड्रग पहुंच जाती है, यानी ये फर्स्ट फेज़। और नेक्स्ट फेज़ यानी सेकंड फेज़ की बात करें तो सेकंड फेज़ में कहाँ पहुंचेगा, मसल्स में, कार्टिलेज में, है ना। तो कहने का मतलब इस तरह से करके इनका डिस्ट्रीब्यूशन का फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़, थर्ड फेज़ इस तरह करके बना हुआ है कि भाई पहले इनका नंबर लगेगा, फिर इनका नंबर लगेगा, फिर इनका नंबर लगेगा, इस तरह से करके। फिर डिस्ट्रीब्यूशन को और बोले तो क्या, एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग किस पे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, तो डिपेंड करती है ड्रग की लिपिड सॉल्युबिलिटी कितनी है। ड्रग की लिपिड सॉल्युबिलिटी कितनी है, मीन्स लिपिड में सॉल्युबल है कि नहीं, आयोनाइजेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल पीएच, जो ब्लड में पीएच है, या हमारी सेल्स के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वहाँ का जो पीएच है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, इम्पैक्ट करती हैं किसके लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। दूसरा, एक्सटेंट ऑफ बाइंडिंग टू प्लाज्मा। अब प्लाज्मा प्रोटीन से ड्रग जो बाउंड हो जाएगी वो डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट कैसे बनेगी, वो तो बाउंड हो गई ना, जो फ्री ड्रग है वही फ्रीली मूव करेगी। टिश्यू प्रोटीन या डिफरेंसेस इन रीजनल ब्लड फ्लो, जहाँ पे ज़्यादा हाईली वैस्कुलर है वहाँ पे ड्रग ज़्यादा तेज़ी से पहुँचेगी, जहाँ कम वैस्कुलर है, बहुत सारे हैं ना, जैसे वाइटल ऑर्गन्स हुए, मैंने कहा फर्स्ट फेज़ में ही पहुँच जाता है ड्रग, यानी जल्दी असर दिखा देता है वहाँ पे। ठीक, मूवमेंट ऑफ ड्रग कब तक होता रहता है, जब तक कि इक्विलिब्रियम ना बन जाए, किसके किसके बीच में, अनबाउंड ड्रग जो ड्रग में है, मीन्स जो ब्लड में है, और कहाँ पे, टिश्यू फ्लूइड में, मीन्स दो जगह पे। मीन्स मान लिया यहाँ पे ये आपका ब्लड है, ब्लड प्लाज्मा, और ये आपका टिश्यू फ्लूइड है, इन दोनों के बीच में तब तक ट्रांसपोर्टेशन अनबाउंड ड्रग का, फ्री ड्रग का होता रहेगा जब तक कि इक्विलिब्रियम ना आ जाए। ठीक, दोनों में कॉन्सेंट्रेशन बराबर ना हो जाए, तब तक क्या है, इसका फ्लो मूवमेंट चलता रहेगा, यानी मूवमेंट ऑफ ड्रग अंटिल इक्विलिब्रियम बिटवीन अनबाउंड ड्रग यानी फ्री ड्रग, अनबाउंड ड्रग इन प्लाज्मा एंड टिश्यू फ्लूइड, प्लाज्मा एंड टिश्यू फ्लूइड। ठीक, अब इसमें क्या है, बेसिकली होता क्या है कि वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, एक एपरेंट वॉल्यूम बोला जाता है। एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन किया गया है, वॉल्यूम दैट वुड अकोमोडेट, वॉल्यूम ऐसा वॉल्यूम जो क्या है, पूरी बॉडी में, मीन्स कितना अमाउंट ड्रग हमने लिया और पूरी बॉडी में कितना मैक्सिमम अमाउंट, जैसे आईवी के थ्रू हमने क्या किया, 1000 ml ड्रग ले लिया, तो हमारी बॉडी में कितना ड्रग है, हमारी बॉडी में टोटल ड्रग कितना हुआ, 1000 ml है। क्यों, क्योंकि आईवी में 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है। तो एपरेंट वॉल्यूम कैसे निकालेंगे उसका, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम दैट वुड एकोमोडेट ऑल द ड्रग इन द बॉडी इफ़ द कॉन्सेंट्रेशन वॉज सेम एज इन प्लाज्मा इन लीटर्स। देखो ये ब्लड है, मान लिया ये ब्लड है, तो इसमें प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन हमारी ब्लड में कितनी दी हुई है, 50 mg पर ml, 50 mg पर ml, और टोटल ड्रग इन द बॉडी कितनी है, 1000 mg,
मीन्स 1000 mg IV इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट की गई तो टोटल प्लाज्मा में तो टोटल जो है बॉडी में ड्रग कितनी हुई 1000। अब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलता है, डोज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन IV के थ्रू डोज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कितना हुआ 1000 mg, और टोटल प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ड्रग प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन 50 है, यानी डिवाइड बाई 50 कितना आ जाएगा 20 लीटर आ जाएगा ना। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ 20 लीटर। अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को इम्पैक्ट करती हैं, जैसे बहुत सारे रिजर्वायर बॉडी में बने हैं, जैसे प्रोटीन रिजर्वायर हो गया, जो प्रोटीन सॉल्युबल ड्रग्स हैं वो वहाँ पे जाके स्टोर हो जाएंगी। बोन रिजर्वायर हो गया, बोन के अंदर ड्रग जाके एक्यूमुलेट हो जाती हैं। एडिपोज टिश्यूज़ में जाके ड्रग्स क्या होती हैं, एक्यूमुलेट हो जाती हैं। ठीक, तो इस तरह से करके GIT ट्रैक्ट में जाके ड्रग्स एक्यूमुलेट हो जाती, बहुत सारे ड्रग्स के रिजर्वायर, और फिर धीरे धीरे करके रिलीज़ होना, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होना, वहाँ के लोकल पार्टीज़ में डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो जाती है। कुछ और फैक्टर्स हैं जैसे इफ़ेक्ट ऑफ फीटल सर्कुलेशन, फीटस में सर्कुलेशन। जब किसी प्रेग्नेंट लेडी को ड्रग दी जाती है, जैसे डिजिटलिस, जब ड्रग दी जाती है तो वहाँ पे क्या होता है, ड्रग की एंट्री हुई, प्रेग्नेंट लेडी को ड्रग दी गई, तो प्रेग्नेंट लेडी और फीटस के सर्कुलेशन के बीच में क्या है, प्लेसेंटल ब्लड बैरियर, प्लेसेंटा है भाई, प्लेसेंटा के थ्रू ही सारी चीज़ें भाई मदर से फीटस में जाती हैं, तो वहाँ पे एक बैरियर है। जो ड्रग प्रेग्नेंट लेडी को दी जाएगी उसकी खास चीज़ है, ड्रग एंट्री हुई, बीच में क्या आ गया, ब्लड प्लेसेंटा बैरियर, मींस प्लेसेंटा आ गया। ये कहाँ पे होता है, मदर के और फीटल के सर्कुलेशन के बीच में, मींस दोनों में पार्टीशन करता है, बंटवारा करता है, यानी हर वो चीज़ वहाँ नहीं पहुँच सकती। पहुँचने के लिए खाली कौन सी ड्रग्स अलाउड होंगी, जो कि लिपिड सॉल्युबल हों या नॉन आयोनाइज्ड ड्रग्स, या तो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हों या जिनका आयोनाइजेशन नहीं होता, नॉन आयोनाइज्ड ड्रग, ऐसी ही ड्रग केवल प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर पाएंगी। मीन्स ऐसा नहीं है कि प्रेग्नेंट लेडी को कोई भी ड्रग दे दोगे वो डायरेक्ट प्लेसेंट जो है फीटस में पहुंच जाएगा, बीच में प्लेसेंटल ब्लड बैरियर है जो कि रोकता है, लेकिन एक लिमिट तक। ठीक, दूसरी बात है इफ़ेक्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कोई भी ड्रग है, इफ़ेक्ट ऑफ उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मीन्स कैसे जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या करेगा, एंट्री करेगा। अब मान लिया कोई भी ड्रग है उसका एब्जॉर्प्शन हो गया, कोई भी ड्रग है उसका एब्जॉर्प्शन हुआ, अब कहाँ पे, CNS में, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में उसको एंटर करना है। लेकिन एंटर करने के लिए हर जगह बॉडी का मैकेनिज़्म देखो क्या है, बिल्कुल कंट्रोल्ड मैकेनिज़्म है। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप ले लो और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सीधा धड़ल्ले से घुस जाए। बीच में है BBB, यानी ब्लड ब्रेन बैरियर। क्या है, ब्लड ब्रेन बैरियर, जो सब कुछ जो है आर पार जाने नहीं देता है, बीच में ही रोक लेगा। ये कहाँ पे रहता है, ये प्लाज्मा और एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस ऑफ ब्रेन में रहता है। इट एग्जिस्ट बिटवीन प्लाज्मा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस ऑफ ब्रेन और प्लाज्मा के बीच में रहेगा ब्लड ब्रेन बैरियर। ये केवल नॉन आयोनाइज्ड ड्रग या लिपिड सॉल्युबल ड्रग को ही अलाउ करता है क्रॉस करने के लिए, यानी कि वही ड्रग्स क्रॉस करेंगी ब्लड ब्रेन बैरियर को जो लिपिड सॉल्युबल होंगी या नॉन आयोनाइज्ड होंगी। सेम केस ऐसा ही था किसका, फीटल सर्कुलेशन का, यानी प्लेसेंटल ब्लड बैरियर। ठीक, अब देखो क्या डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये कंपार्टमेंट मैकेनिज्म होता है, एक कंपार्टमेंट से दूसरा। जैसे यहाँ पे ड्रग ली गई, एब्जॉर्ब हो गई, ठीक, फ्री ड्रग पहुँच गई कहाँ पे, प्लाज्मा में। अब यहाँ पे बहुत सारी सिस्टमिक सर्कुलेशन है, बाउंड ड्रग्स भी होंगी, मेटाबोलाइट्स भी होंगे। ये जो फ्री ड्रग है, जो यहाँ पे जो टिश्यू है आपका, जो रिसेप्टर है उसके साथ भी बाउंड होगा जाके, टिश्यू रिजर्वायर में भी है ना, जैसे एडिपोज टिश्यू रिजर्वायर है, वहाँ पे जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हैं वहाँ जाके स्टोर हो जाएंगी। बायो ट्रांसफॉर्मेशन होगा और जो बची हुई ड्रग्स हैं उनका
एक्सक्रीशन होगा, दैट इज़ द पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो कुल मिला के यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट खत्म होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन।